नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे यथार्थवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो राजश्री एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यथार्थवाद का पॉइंट पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दे रखा है, कॉलेज व्याख्याता सिलेबस में दे रखा है और बीए पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब में है ये टॉपिक। तो हम आज बात करेंगे यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद से पहले हमने बात की थी आदर्शवाद के बारे में, और आदर्शवाद का जो जनक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर वो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। कौन है? वुडरो विल्सन ने कहा कि शांति होनी चाहिए पूरे विश्व के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उससे देख लिया था कि कितना नुकसान है युद्ध से, तो युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्धों को रोकने के लिए उसने मांगे की शांति के लिए, तो उसके आधार से राष्ट्रसंघ बना था। राष्ट्रसंघ बना, ठीक है, लेकिन राष्ट्रसंघ से काम नहीं चला, लेकिन लोग युद्ध करते रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे। उसके बाद में आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से लेकर 1945 के बीच, लेकिन आदर्शवाद सामने नहीं आता, इसलिए आदर्शवाद फेल हो जाता है। आदर्शवाद के प्रति उत्तर में यथार्थवाद का जन्म होता है कि अब आदर्शवाद से काम नहीं चलेगा, हमें राष्ट्रहित के लिए अगर युद्ध लड़ना चाहिए तो हम लड़ेंगे। यह ऐसा आदर्श यथार्थवाद कहता है। तो देखिए, हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे यथार्थवाद। तो यथार्थवाद का जो जनक है, जो मेन है जनक है, वो है हैंस जे मार्गेंथाउ को यथार्थवाद का जनक कहा था। इसी ने सबसे पहले यथार्थवाद को सही तरीके से बताने की कोशिश की थी, वैज्ञानिक तरीके से बताने की कोशिश की थी। अपनी बुक, कौन सी बुक में? पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ये याद रखना, पॉलिटिक्स अमंग नेशन बुक किसने लिखी? मार्गेंथाउ ने लिखी है। और मार्गेंथाउ का संबंध किससे? यथार्थवाद से है। यथार्थवाद आपके समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि यथार्थवाद का मतलब है कि कोई भी राज्य यानी कि देश, वह देश अपने हित के लिए यदि उसको लड़ाई करना पड़े, यदि युद्ध करना पड़े, तो भी युद्ध उसके लिए क्या है? ठीक है, लेकिन राष्ट्रहित होना चाहिए। राष्ट्रहित के लिए जो भी काम करना पड़े एक राज्य के लिए, वो क्या होता है? यथार्थवाद होता है। ठीक है, अब देखिए, हितों की अवधारणा शक्ति के रूप में प्रस्तुत की कि हर राज्य को, हर देश को अपनी शक्ति प्रदर्शन करनी चाहिए। ठीक है ना? हितों की अवधारणा के लिए एक देश अपने हित के लिए हमेशा अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। यहां पर शक्ति से मतलब क्या है? यहां से शक्ति से मतलब यह है कि उस देश की राजनीतिक पार्टियां या उस देश की जो राजनीतिक कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका, जैसे अपने इंडिया के बारे में बात करें कि हमारी जो मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री जी और उनके साथ जो मंत्री परिषद है, वो राजनीतिक कार्यपालिका होती है। ठीक है, कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। तो यह अस्थायी कार्यपालिका होती है राजनीतिक कार्यपालिका। यह राजनीतिक कार्यपालिका जितनी पावरफुल होती है, उस देश का भविष्य, उस देश का हित ज्यादा होता है। ठीक है, इसी से यह पता लगता है कि हाँ, इस देश के अंदर कुछ है, दम है। तो यह बात क्लियर करती है। तो अब आगे देखो, मॉर्गेंथाउ को यथार्थवाद का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉर्गेंथाउ ही पहला व्यक्ति है जिसने यथार्थवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया था। अर्थात यथार्थवाद को निश्चित रूप से और व्यवस्थित रूप से समझाने वाला कौन था? मॉर्गेंथाउ था। ठीक है, अब मॉर्गेंथाउ क्या कहता है? मॉर्गेंथाउ के अनुसार किसी भी देश के लिए राष्ट्रहित सर्वोच्च होता है। किसी भी देश के लिए राष्ट्रहित सर्वोच्च होता है और राष्ट्रहित के लिए किसी भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी का हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम से राष्ट्र का हित हो रहा है, तो वो शक्ति हमारे लिए क्या है? अधिक उपयोगी है। ठीक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्तर पर शक्ति के लिए संघर्ष होता है। हमेशा हर देश अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। परमाणु परीक्षण होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा है, आप साथ हमारे साथ लड़ दोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अपने आप को सर्वोपरि दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात ये मॉर्गेंथाउ कहता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन तात्कालिक उद्देश्य
राष्ट्र हित का ही होता है। और राष्ट्र हित कैसे होगा? जब उस राष्ट्र हित की राजनीतिक कार्यपालिका, उसकी मंत्री परिषद में क्या होगी? दम होगी, पावर होगा, शक्ति होगी। अर्थात वहां की जो राजनीतिक कार्यपालिका है, हमारी मंत्री परिषद जैसे इंडिया में होती है, वो जितनी शक्तिशाली होगी उतना ही हमारा देश का हित होगा। अगर ये लचीली हो जाती है तो मॉर्गेंथाउ के अकॉर्डिंग राष्ट्र हित नहीं होता है। इसलिए यहां पे इस राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर यानी कि पावरफुल जो होता है ना किसी देश का, वो होती है राजनीतिक कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री सहित होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। जो भी फैसला ले लिया वो निडर रूप से लेना चाहिए। और इसीलिए इसी कारण से क्या होगा, हमारा देश क्या है कि आगे बढ़ेगा और मतलब उस देश का क्या है कि भला होगा। तो आप मॉर्गेंथाउ के अकॉर्डिंग आप समझे कि क्या होता है यथार्थवाद। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति से हमारा तात्पर्य क्या है? मॉर्गेंथाउ ने अपने सिद्धांत यथार्थवाद में क्या था कि हर राज्य को, हर राष्ट्र को शक्ति रखनी चाहिए, अर्थात पावरफुल, वहां की कार्यपालिका जो होती है, राजनीतिक कार्यपालिका, वो पावरफुल होनी चाहिए। यहाँ शक्ति से तात्पर्य क्या होता है? तो वहां की जो राजनीतिक शक्ति अर्थात वहां की कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद होती है, वो क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होनी चाहिए। तो उसके बारे में यह बात करता है कि शक्ति से हमारा तात्पर्य क्या है? शक्ति से है, राजनीतिक शक्ति से है। यथार्थवाद शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए राज्य को ज्यादा से ज्यादा क्या करनी चाहिए? शक्ति संचय करनी चाहिए कि उस देश की सरकार मजबूत कैसे हो, ठीक है। इसीलिए तो स्पष्ट बहुमत वाली जो सरकार होती है वो मजबूत होती है, और जिस सरकार को बहुमत नहीं मिलता है वह मजबूत नहीं होती है। ऐसा व्यवहार के अंदर देखा गया है। मॉर्गेंथाउ क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य सभी राजनीतियों की तरह ही शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन तात्कालिक उद्देश्य क्या है? शक्ति को प्राप्त करना है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से ये समझाऊं कि हमारे यहां भारत है, ठीक है, ये भारत है, ठीक है। और इस भारत के अंदर दिल्ली में जो बैठी सरकार है, दिल्ली में बैठी जो सरकार है वह मजबूत होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दुनिया के देशों को यह लगना चाहिए कि भारत के अंदर जो सरकार है, भारत है, वो कुछ है, भारत के अंदर कुछ दम है, ठीक है। यहां यह पावरफुल होनी चाहिए, अर्थात इसको हमेशा अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। अब शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे? जैसे कि परमाणु परीक्षण वगैरह है, ऐसी चीज से बात है, तो समय समय पर होते भी है, ठीक है। तो ये है मार्ग। तो इस तरह से शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और ये शक्ति को क्यों बढ़ा रहे हैं हम? अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए। और इसी मॉर्गेंथाउ यही तो बात कहता है कि कोई भी देश होता है वह अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए क्योंकि उस देश का राष्ट्र हित हो सके। तो एक देश के राष्ट्र हित के लिए उस देश की जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके अंदर शक्ति और रहनी चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। वहां का जो लीडर है, जहां का जो प्रधानमंत्री है, वहां के जो राष्ट्रपति जी है, वो लीडर होने चाहिए, फैसला लेने में लीडर होना चाहिए। ये बात ये कहना चाहिए, तभी तो उस देश का क्या हो सकता है? भला हो सकता है, राष्ट्रहित हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि मॉर्गेंथाउ ने अपना यथार्थवाद का जो सिद्धांत दिया था उसके अंदर 6 बात बताई थी, वो महत्वपूर्ण है। अब हम बात उन बिंदुओं की करेंगे कि मॉर्गेंथाउ का जो यथार्थवाद है, और यथार्थवाद परिपूर्ण कब होगा? जब मॉर्गेंथाउ के द्वारा दिए गए जो 6 सिद्धांत पढ़ेंगे, अर्थात उन 6 सिद्धांतों को मिलाकर मॉर्गेंथाउ का यथार्थवाद बनेगा। और यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह बिंदु कौन सा नहीं है, या निम्न में से कौन सी वो बात नहीं है जो मॉर्गेंथाउ के यथार्थवाद से संबंधित नहीं है। तो ये 6 बात आपको जरूर याद रखनी होगी। तो सबसे पहली जो बात बताई थी मॉर्गेंथाउ ने वो क्या है? देखिए, राजनीतिक उन वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित होती है जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में होती है। अर्थात मानव का स्वभाव क्या चाह रहा है, उसकी मनोदशा के आधार पर जो राजनीति होती है वह यथार्थवाद का पहला पॉइंट है।
हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम भारतीय लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो भारत की जनता की क्या चाहती है, भारत की जनता की मनोदशा क्या है, भारत की जनता क्या चाहती है कि प्रधानमंत्री जी ये कानून बनाए, वहां की राजनीतिक कार्यपालिका ये कानून बनाए, ठीक है। तो मनोदशा के आधार पर, मानव के स्वभाव के आधार पर जो कानून नियम बनाए वो यथार्थवाद की श्रेणी में आता है। दूसरे पॉइंट के बारे में कहते हैं मॉर्गेनथाउ कि राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि किसी भी देश का जो राष्ट्रीय हित है वो शक्ति के रूप में परिभाषित होना चाहिए। और ये जो बात है ये मॉर्गेनथाउ के यथार्थवाद के सिद्धांत का मुख्य बिंदु यही है। आपसे पूछा जाए कि इनमें से 6 पॉइंट में से मुख्य बिंदु क्या है, ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो यथार्थवाद है वो इस बात के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये मुख्य बिंदु है, केंद्रीय बिंदु यही है, ठीक है। ठीक, आगे बात करते हैं 3 नंबर पे। राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनीय होते हैं। कोई भी देश देख लो आप, वहां के राष्ट्रीय जो हित होते हैं वो समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। फिक्स नहीं है कि राष्ट्रीय हित ये है जी, नहीं, समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। 4 नंबर पे है कि शुद्ध नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राजनीति के अंदर नैतिकता और आध्यात्मिकता समाहित होनी चाहिए, वह राजनीति अच्छे हैं। हालांकि महात्मा गांधी जी के विचार अपनी जगह पे थे। उनका मानना था कि लक्ष्य भी पवित्र होना चाहिए, साधन भी पवित्र होना चाहिए। उस सिद्धांत पर उन्होंने कहा कि राजनीति के अंदर नैतिकता और आध्यात्मिक होना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी के विचार थे, ठीक है। लेकिन मैकियावेली ने क्या कहा था कि राजनीति के अंदर से बिल्कुल नैतिकता बिल्कुल पृथक कर दो, ऐसा मैकियावेली ने कहा था, ठीक है। और वही बात यहां पे सामने आ रही है। मॉर्गेनथाउ के यथार्थवाद में यह मिलता है कि शुद्ध नैतिक जो नियम है वो राजनीति पर लागू नहीं हो सकते हैं, अर्थात राजनीति कूटनीति के बिना नहीं चल सकती है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखना। यहां पर मैकियावेली ने यह भी कहा था कि शेर और लोमड़ी का जो सिद्धांत दिया था वो यहाँ पे रहना चाहिए कि पब्लिक के बीच में तो वो कैसा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, लेकिन अंदर वो क्या रखनी चाहिए, कूटनीति रखनी चाहिए, ये बात है। तो 5 नंबर पे है एक राष्ट्र के नैतिक आकांक्षाओं तथा सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में अंतर होता है। सॉरी, तो एक राष्ट्र के नैतिक आकांक्षा और सार्वभौमिक नैतिक मूल्य, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक मूल्य का मतलब है कि जनता क्या चाहती है, ठीक है। और नैतिक आकांक्षा का मतलब कि वहां की जो सरकार है उसकी आकांक्षा क्या है कि वो सरकार नैतिक आकांक्षा का मतलब है कि एक देश को नैतिक रूप से आगे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, तो इन दोनों में अंतर होता है। एक राष्ट्र के नैतिक आकांक्षा, तो नैतिक आकांक्षा जो होती है ना, तो नैतिक आकांक्षा यानी कि देश का किसी का भला करना है तो हमें वहां पर युद्ध जैसे कार्यक्रम भी कर सकते हैं और डराने धमके जैसी वाली भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर सार्वभौमिक जो नैतिक मूल्यों है वो अलग है, ठीक है, ये चीज है। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जनता व सरकार, तो जनता के बीच में सार्वभौमिक नैतिक नियम काम करते हैं, और सरकार है ना, सरकार, ये सरकार के ऊपर नैतिक आकांक्षाएं लागू होती है कि सरकार किस प्रकार से अपने देश को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए क्या कोशिश करे। इसीलिए तो कई बार आता है कि सरकार ने ये आर्थिक मंदी कर दी, ऐसा कर दिया, आर्थिक मंदी हो गई, वो बात है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता और स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए हर देश क्या है, स्वतंत्र है। अपने आप को, अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो बिल्कुल स्वायत्तता रखता है, अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र है। तो साथियों, आज हमने पढ़ा कि यथार्थवाद क्या है और मॉर्गेनथाउ का यथार्थवाद सिद्धांत पढ़ा, और यथार्थवाद का जनक क्या है, मॉर्गेनथाउ है। मॉर्गेनथाउ ने यथार्थवाद का सिद्धांत क्यों दिया, आदर्शवाद के उत्तर में दिया, ठीक है। और जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है तो हमारे सामने आदर्शवाद समाप्त हो गया था और यथार्थवाद सामने आ गया था। और यथार्थवाद केवल ये कहता है कि कोई भी देश
कोई भी जो राष्ट्र होता है वो अपने हित के लिए अर्थात राष्ट्रीय हित के लिए अपनी पावरफुल शक्ति रखना चाहिए। अर्थात वहां की जो राजनीतिक प्रणाली है उसको ये कहना चाहता है कि आप हमेशा पावरफुल बने रहो, जो भी फैसला ले रहे हो, जो भी नियम बना रहे हो, जो भी कानून बना रहे हो, वो निडरता के साथ बनाइए, ठीक है, जिससे कि आपके देश का ही भला होगा। यदि एक तरफ आप राष्ट्रहित चाहते हो, ठीक है, अरे एक तरफ हम नैतिकता चाहते हो, तो ये दोनों चीज काम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो राष्ट्रहित सर्वे सर्वा होता है और राष्ट्रहित के लिए आपको कुछ भी करना पड़े वो आपको करना ही होगा, ऐसा यथार्थवाद कहता है। तो नमस्कार साथियों, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और जहां रहो मस्त रहिए।